हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मई 2026 का डेली करंट अफेयर्स। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 टॉपिक्स। फर्स्ट है इलेक्शन ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल। सेकंड है रिकंसिडरिंग पीआईएल। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसपे जॉली एलएलबी मूवी बनी थी जो आपने शायद देखी होगी। थर्ड इज फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट। मेथनॉल तो आप समझते हो, मेथनॉल एथेनॉल एक तरह से ये क्या है, एक तरह से इथेनॉल जैसे मिक्स हो रहा है पेट्रोल वगैरह में, वैसे ही मेथनॉल का भी यूज आएगा। फोर्थ है स्टेट फिस्कल स्ट्रेस। स्टेट का फिस्कल स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, स्टेट का लोन बढ़ते जा रहा है। एंड फिफ्थ इज मिजोरम डिक्लेयर्ड इंसर्जेंसी फ्री। तो ये पांचों टॉपिक हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ये जीएस पेपर 2 आईआर का है। ये पांचों टॉपिक हमने अभी कर लिया। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक से, रिकंसिडरिंग पीआईएल जुरिस्डिक्शन। तो देखिए, पीआईएल के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं हम लोग। रिकंसिडरिंग पीआईएल जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज दिस? तो पीआईएल मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब केस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर कोई प्रॉब्लम में है पर्सन, तो वो पर्सन जो है वो जाता है कोर्ट में कंप्लेन लेकर के। अगर कोई प्रॉब्लम में है तब तो जो प्रॉब्लम में पर्सन है वो कोर्ट में केस लेके जाता है, इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। कि उसका कुछ क्या वहां पे रेलेवेंस है जाने का, लोकस स्टैंडाई। तो पहले कोर्ट में सिर्फ ऐसा ही होता था, जिसको प्रॉब्लम है वही केस लेके कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, कोई और नहीं जा सकता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं हो सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि नहीं, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी लिटिगेशन कर सकता है। पब्लिक के इंटरेस्ट में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, प्रॉफिट इंटरेस्ट में नहीं, किसी एक पर्सन के इंटरेस्ट में नहीं। तो दैट वाज कॉल्ड एज अ पीआईएल। During the ongoing proceeding in the Sabrimala reference case, the Union government urged the Supreme Court to reconsider the PIL framework altogether. तो यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि पीआईएल फ्रेमवर्क को ही पूरा ऑल टुगेदर एक बार देखने के लिए। द गवर्नमेंट साइटेड अ सिग्निफिकेंट राइज इन एजेंडा ड्रिवन लिटिगेशन। अभी पहले वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होते थे, अभी वो प्रोपेगेंडा इंटरेस्ट लिटिगेशन बढ़ने लगे हैं, एजेंडा ड्रिवन लिटिगेशन बढ़ने लगे हैं। ये इसका काफी राइज हो गया है। इसके लिए पीआईएल तो होना चाहिए, पीआईएल इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। बट पीआईएल का जो नॉर्म्स है, पीआईएल कोई भी कहीं से कुछ भी करके फाइल नहीं करे। पीआईएल का नॉर्म्स को और ज्यादा टाइटन करने की जरूरत है, टाइट करने की जरूरत है। तो तीन तरीके से, एक तरह सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो केस खुद से अपने ओन मोशन से केस को अपने पास ले लेता है। पीआईएल इंडिया में 1970s में स्टार्ट हुआ और ये यूएस से इंस्पायर्ड है। यूएस में पीआईएल काफी हुआ करता था। इंडिया में एक केस आया, हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। यहां से सीधे सीधे पीआईएल का काम स्टार्ट हुआ। इट मार्क द डिपार्चर फ्रॉम स्ट्रिक्ट लोकस स्टैंडाई। इसके पहले स्ट्रिक्ट लोकस स्टैंडाई यूज होता था। सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी, परेशान पार्टी ही केस फाइल कर सकते थी। तो लेकिन लोकस स्टैंडाई का जो डिपार्चर हो गया, उसके बाद से कोई भी मार्जिनलाइज्ड लोगों के बिहाफ पे थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। लोकस स्टैंडाई, दिस रिलैक्स लोकस स्टैंडाई इज प्राइमरली एक्सरसाइज अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, जिसमें रिट रिट जुरिस्डिक्शन आता है, जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए यूज किया जाता है। और आर्टिकल 226 जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए यूज किया जाता है। एंड दैट टू राइट टू लाइफ को इन्फोर्स करने के लिए और राइट टू पर्सनल लिबर्टी को इन्फोर्स करने के लिए यूज किया जाता है। वहां पीआईएल सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। पीआईएल, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कंसर्न? पीआईएल के बेनिफिट्स क्या है? रिप्रेजेंट्स द वॉइसलेस, जो खुद से कोर्ट नहीं जा सकता। अगर आपने फर्स्ट मूवी देखी होगी, फर्स्ट जॉली एलएलबी, तो वॉइसलेस को रिप्रेजेंट करने का काम वहां पे हो रहा है, लीगल रिकोर्स जिनके पास नहीं है। Enforces executive accountability through tools like continuous mandamus। मैंडमस मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक रिट इशू करती है एग्जीक्यूटिव्स को, मतलब गवर्नमेंट को। मैंडमस मतलब कुछ काम कराने के लिए, डू इट, है ना। एक्सपेंड्स फंडामेंटल राइट, ये पीआईएल से फंडामेंटल राइट बढ़ता है धीरे धीरे। इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस बढ़ता है। एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर सिस्टमिक सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म करता है। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है
चाइल्ड लेबर का इराडिकेशन भी होता है। नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स? रिस्क जुडिशियल ओवररीच व्हेन कोर्ट्स नेविगेट कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी इश्यूज। ये रिस्क करता है जुडिशियल ओवररीच को जब कोर्ट्स नेविगेट करते हैं कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी इश्यूज के बीच में। बाईपास एक्चुअल स्टेक होल्डर इन पॉलीसेंट्रिक डिस्प्यूट, एक्चुअल स्टेक होल्डर को बाईपास करता है पॉलीसेंट्रिक डिस्प्यूट में। पॉलीसेंट्रिक डिस्प्यूट क्या है? स्लम एविक्शन ऑर्डर्ड विदाउट हियरिंग द ड्वेलर्स, स्लम एविक्शन ऑर्डर कर दिया गया, एविक्शन ऑर्डर कर दिया गया बिना ड्वेलर्स की बात सुने हुए। वेपनाइज थ्रू एम्बुश पीआईएल, एम्बुश पीआईएल बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे फालतू फालतू पीआईएल को लगाया जाए सो दैट कि बाद में स्ट्रॉन्ग पीआईएल का बात ही नहीं रहे, स्ट्रॉन्ग पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट या वगैरह एक्सेप्ट ही नहीं करे। फोस्टर ए कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी ड्यू टू लैक ऑफ फोर्स जजमेंट मॉनिटरिंग एंड नॉन कंप्लायंस। अथॉरिटीज कई बार नॉन कंप्लायंस नहीं करते तो एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी उनको एक तरह से विंडिकेटिव भी ये धीरे धीरे होने लगेगा। सीज अमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट ओवर स्टेपिंग प्रोसीजरल बाउंड्री टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी पिटिशनर, खुद ही फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट क्या करेंगे? ओवर स्टेप करके खुद ही प्रॉक्सी पिटिशनर बनते जाएंगे। dilutes the original intent by shifting from marginalized टू ओपन एंडेड सिटीजन स्टैंडिंग। पीआईएल का मेन मैंडेट क्या है? मार्जिनलाइज जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, परेशान लोग जो हैं, उनके बिहार पे कोई और जाके पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन कर रहा है। व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड? रिफॉर्म्स क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में बोला था writ petitions to specifically identify the fundamental rights alleged to have been violated। जहां जहां फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वहां पे या ये पीआईएल जैसी चीजें ला सकते हैं। पीआईएल शुड चैलेंज इनेक्टेड लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब गवर्नमेंट के एक्शन डायरेक्टली बिना लॉ के गवर्नमेंट के एक्शन को, और जो भी इनेक्टेड लॉज है, जो लॉ बन चुके हैं, वहां पे पीआईए शुड चैलेंज रादर देन इनवाइटिंग द जुडिशरी टू मेक पॉलिसी चॉइसेस। जुडिशरी खुद से पॉलिसी नहीं बनाए, लॉ नहीं बनाए। कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन पीआईएल डिमांडिंग द इनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया में नहीं है अभी, है ना, किसी किसी स्टेट में है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाके लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। लागू करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये हाई कोर्ट का काम नहीं है, ये लॉ का काम है जो कि पार्लियामेंट बनाएगी। इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट रादर एग्जीक्यूटिव का काम है, जहां से ये इम्प्लीमेंट होगा। ये लागू करना गवर्नमेंट का काम है, जुडिशरी का नहीं है। तो पीआईएल इन चीजों पे, फालतू चीजों पे नहीं लगे, है ना। जहां पे फालतू चीज नहीं है यूसीसी, मतलब जहां पे कोई अभी तक कुछ है ही नहीं, ठीक है, वहां पे यूसीसी आना इतना, वहां पे पीआईएल आना थोड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक है, कि जरूरत नहीं है इसका। स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है इंश्योरिंग द अमिकस असिस्ट द कोर्ट न्यूट्रली विदाउट टेकिंग साइड्स और एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी पिटिशनर। अमिकस क्यूरी जो कोर्ट ऑफ द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोले जाते हैं, वो कोर्ट को न्यूट्रली हेल्प करे। सुप्रीम कोर्ट शुड रिटेन ओवरसाइट पोस्ट जजमेंट, जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट को ओवरसाइट रखने की जरूरत है, इंक्लूडिंग इनिशिएटिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट अथॉरिटीज, अगर अथॉरिटीज नॉन कंप्लायंस करते हैं तब। अब देखिए, एक मेंस ओरिएंटेड पीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो ये देख लो, और 15 मार्क्स का एक आंसर आप लिख सकते हो। जो लोग एपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स अभी भी 2 महीने दूर है, तो प्लीज इस आंसर को लिखिए। यूपीएससी वाले के लिए ये प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन आप इसको जरूर करिए। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं, आप वहां पे पॉज करके पहले कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए, है ना। बाद में आंसर आप मैच कर भी सकते हो, आंसर लास्ट में आपको मिल जाएगा। देखो, सेकंड टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको करंट अफेयर्स में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। क्यों अच्छा लगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एक घर है, आपके घर में कुछ लोग आके कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने घर में सिकुड़ते जाते हो, वो साइड साइड से सब आके कब्जा कर लेते हैं। बाद में आपको एक आइडिया आता है, वो जो जिन लोगों ने आपके घर में कब्जा किया है, दाखिल किया है, आपने उनसे ही काम कराना शुरू कर दिया, वो आपका ही काम करने लगे, आपके ही नौकर बन गए, तो कितना मजा आ जाएगा। वही काम यहाँ पे हो रहा है। एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पेसीज, इन्वेजिव एलियन स्पेसीज। एलियन मतलब वो उस एरिया में पाया नहीं जाता है, बट उसने इन्वेड कर लिया है, इन्वेड करके आसपास में एकदम एकदम दाखिल कर दिया है, जबरदस्त तरीके से पूरा फैल गया है, और नेटिव फ्लोरा एंड फौना को खत्म कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पेसीज।
वैसे ही एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है जूली फ्लोरा। जूली फ्लोरा है जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है, जूली फ्लोरा। अब जूली फ्लोरा गुजरात में काफी घुसा हुआ है, कच्छ में। तो उस जूली फ्लोरा से मिथेनॉल बनाया जाएगा, मतलब जो एलियन स्पीसीज है उसको यूज करके मिथेनॉल बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। इसका नाम है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। ये काफी इंपॉर्टेंट था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी आया था कि प्रोसोपिस जूली फ्लोरा क्या है। आप अगर डालोगे गूगल में तो आपको पता चलेगा। इंडिया इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन। ग्रीन मेथनॉल, मेथनॉल नहीं, ध्यान रखना, ग्रीन मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल प्लांट है ऑलरेडी। ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन द दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल सिटी नहीं, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन कांडला, गुजरात। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, खासकर एपीएससी में। यूपीएससी में तो पेपर अभी तक बन गया होगा, तो हो सकता है यूपीएससी में भी आ जाए, क्योंकि इसकी बात पहले से चल रही हो तो यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन में डाल दिया हो। मेथनॉल इज कलर कोडेड बेस्ड ऑन इट्स कार्बन फुटप्रिंट। मेथनॉल में कलर कोड किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स कार्बन फुटप्रिंट, कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करेगा उसके बेसिस पे। ब्राउन मेथनॉल, कोयला, कोयला से अगर जो मेथनॉल आएगा उसको ब्राउन मेथनॉल कहते हैं। ग्रे मेथनॉल जो नेचुरल गैस से आएगा। ग्रीन मेथनॉल जो रिन्यूएबल सोर्स से आएगा। तो ये पौधों से आने वाला क्या होगा, ग्रीन मेथनॉल। इट इज कैटेगराइज इनटू बायोमेथनॉल एंड ई मेथनॉल। ठीक है, टू स्टेप प्रोडक्शन होगा। पहले इसको हीट करके, बायोमास को हीट करके गैस में बदलेंगे। वो गैस सिन गैस होगा, इसको सिंथेटिक गैस कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फिर इस सिन गैस को कन्वर्ट किया जाएगा मेथनॉल में, लिक्विड मेथनॉल में। अच्छी बात क्या है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 95% तक कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन को आप यूज करोगे। थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ बना बायोमास को हीट करने के प्रोसेस में, और कार्बन मोनोऑक्साइड, बस वही। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो 80% डिक्रीज हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एक तरह से कंप्लीटली एलिमिनेट ही हो जाएंगे। प्रोस्पिस जूलिफोरा से आसपास क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का जो इन्वेडेड लैंड है, बनी ग्रास लैंड, वापस इकोलॉजी वहां पे रिस्टोर हो जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी आएगी, मतलब बहुत ही अच्छा स्टेप है। थम्स अप, 5 स्टार स्टेप है ये। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का डायरेक्टली कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। ठीक है, 2030 तक टारगेट 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात चल रही है। उसमें एक साइड प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ये मेथनॉल की बात अलग से है और ग्रीन हाइड्रोजन की बात अलग से है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वाला मिशन भी आपको याद रखना होगा, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे, ये जो पीआईबी का पेज देख रहे हो डायरेक्टली, इसी से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आउटकम क्या होने वाला है 2030 तक, 5 MMT, सॉरी, 6 लाख प्लस ग्रीन जॉब क्रिएटेड, 1 लाख कोर रिडक्शन होगा फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट में, और 50 MMT ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन अवॉइड किया जाएगा एनुअली। डायरेक्टली यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन कर लो ग्रीन मेथनॉल के ऊपर। ठीक है, पॉज करो और कर लो। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 3, इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। देखो, यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, और इसका मेन उद्देश्य ये था कि आगे आने वाले वर्ल्ड वॉर को रोक पाए। वर्ल्ड वॉर को ये कितना रोक पाया है वो तो नहीं पता, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ, बट फिर भी वॉर तो हो ही रहा है। अभी ईरान और यूएस, इजराइल, रशिया रशिया और यूक्रेन, ये सब वॉर देखने के लिए मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया जितना उसका काम था। ठीक है, बट फिर भी डिजास्टर होने से तो थोड़ा जरूर उसने बचाया। अब यूनाइटेड नेशन के 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट, और यूनाइटेड नेशन इकोसॉक होता है, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एक और हुआ करता था जिसको बोलते थे ट्रस्टीशिप, इसका भी काम नहीं रहा। तो 5 बॉडीज पार्ट हम यूनाइटेड नेशन के मेन बॉडीज पार्ट हम बोल सकते हैं। जनरल असेंबली जहां सारी कंट्रीज बैठती हैं वो क्या है, जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल जहां चुन के कंट्रीज बैठती है, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट जो आप जानते हो है ना, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। आईसीजे एक कोर्ट की तरह काम करता है, एक तरह से जनरल असेंबली पार्लियामेंट समझ लो, सिक्योरिटी काउंसिल को गवर्नमेंट समझ लो, आईसीजे कोर्ट समझ लो, सेक्रेटेरिएट को वहां पे काम करने वाले ऑफिसर समझ लो, और इकोसॉक को डेवलपमेंटल काम करने वाला ऑफिस समझ लो। ऐसे 5 ऑफिसर्स में बटा हुआ है। और सेक्रेटरी में एक होता है सेक्रेटरी जनरल, जिनका चुनाव का टाइम आ चुका है।
है ना। ये सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है वो सिक्योरिटी जनरल चुन के देगा और जनरल असेंबली उसको सिंपल मेजोरिटी से बस एक्सेप्ट करेगा। वर्ल्ड को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। वर्ल्ड जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, है ना, एशिया, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। और इस बार साउथ अमेरिका और यहाँ कैरेबियन कंट्रीज मिला के बनता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका से किसी का सिलेक्शन या इलेक्शन बोलूं तो इलेक्ट किया जाएगा, किसके लिए, सेक्रेटरी जनरल के लिए। टाइम लाइन कब है, 1 जनवरी 2027 तक ये सेक्रेटरी जनरल आ जाने हैं। सेक्रेटरी जनरल की बात हम लोग कर रहे हैं। की मैंडेट्स क्या है, की मैंडेट्स ओवरसीज द सेक्रेटेरिएट एंड फुलफिल ड्यूटीज इंटरेस्टेड बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो बोलती है उसको फुलफिल करना, सिक्योरिटी काउंसिल जो बोलता है उसको फुलफिल करना, इकोसॉक जो बोलता है उसको फुलफिल करना। होल्ड्स द पावर टू ब्रिंग द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर दैट थ्रेटन्स ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी जनरल होंगे वो कोई भी मैटर लेके आ सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, जिनका जिसके वजह से वर्ल्ड का पीस थ्रेटन हो रहा है। कोई भी पर्सनल एनवॉय को अपॉइंट कर सकते हैं स्पेसिफिक क्राइसिस के मैटर पे। हाउ इज द सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड, सेक्रेटरी जनरल कैसे इलेक्ट होते हैं, सेक्रेटरी जनरल पहले इलेक्ट होता है जनरल असेंबली में अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। 5 परमानेंट मेंबर कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ये तो आपको मैंने बताया। ठीक है। एस्टैब्लिश कस्टम क्या है, टर्म, 2 बार इनको टर्म मिलता है। ऑल्दो टेक्निकली डिस्क्रिशनरी, इनकम्बेंट्स है वॉलेंटरी लिमिटेड देमसेल्फ टू 2 टर्म, उनको 2 टर्म उनको मिलता है। रीजन वाइज रोटेशन होते रहता है। अभी रोटेशन लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बीच होने वाला है। द सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स क्लोज डोर स्ट्रॉ पोल्स, रिकमेंड्स ए कैंडिडेट बाय अक्टूबर एंड द जनरल असेंबली कंफर्म बाय अ सिंपल मेजोरिटी वोट। जनरल असेंबली उनको एक सिंपल मेजोरिटी वोट से कंफर्म करेगी। तो मतलब इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का ही मेन रोल है। वो अंदर ही अंदर सिक्योरिटी काउंसिल क्लोज डोर में पोल करा के कैंडिडेट्स देगी। ये 4 कैंडिडेट जो हैं, माइकल बैचलेट, मैकी सॉल, राफेल ग्रॉसी एंड रेबेका ग्रिन्सपैन, ये चारों में से हो सकता है कोई एक आपको सेक्रेटरी जनरल की तरह देखने के लिए मिले। मेन मैंडेट क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा करना ही इनका मेन गोल होने वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा लग रहा है कि 2030 तक सिर्फ 18% ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही पूरा होगा, उससे ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट शायद पूरा नहीं होगा। तो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए उसका ट्रैक क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, इन सब में ये नए वाले जो जनरल होंगे, चीफ होंगे, वो काम करने वाले हैं। दिस इज द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज रीड इट, पॉज इट एंड कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर बताइए। देखो स्टेट की हालत खराब हो रही है, रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, पैसा कम आ रहा है, ठीक है ना, लोन लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, लोन ले रहे हैं और लोन का पैसा पुराना वाला लोन का इंटरेस्ट में ज्यादा जा रहा है ना। एक होता है ना कि आपने लोन लिया किस लिए, कि पुराने लोन का इंटरेस्ट दे सको, वाह। वही काम इंडियन स्टेट्स का चल रहा है। इंडियन स्टेट्स की हालत खराब है। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू warned that states with high debt and revenue deficit are vulnerable to fiscal shocks, उनको फिजिकल शॉक्स, पैसे का शॉक लगने वाला है। 9 स्टेट आर प्रोजेक्टेड टू बी इन रेवेन्यू डेफिसिट, 7 स्टेट रेवेन्यू सरप्लस में रहेंगे, 1 स्टेट रेवेन्यू बैलेंस में रहेगा, एमपी गुड है। डेफिसिट वाले स्टेट में हिमाचल है, पंजाब है। पंजाब गरीब, पंजाब में पैसा बहुत होता है बट डेफिसिट वाले स्टेट में। केरला भी डेफिसिट वाले स्टेट में, पंजाब और केरला। टॉप सरप्लस स्टेट में उड़ीसा में बहुत पैसा होने वाला है, झारखंड 2.5। ये पैसा खर्च करो भाई अपना, उड़ीसा वालों, झारखंड वालों, जो अगर रेवेन्यू सरप्लस में है वो पैसा खर्च करो। खर्च करके आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनवाओ, वहां पे लोगों को रोजगार दिलाओ। ठीक है, ये काम करने चाहिए। पैसा बचा के करना क्या है, उत्तर प्रदेश भी सेम सेम चीजों में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़े बड़े रेड लाइन है ये चिंता का विषय है। छोटे छोटे रेड लाइन कोई चिंता का विषय नहीं है। इसका मतलब आप खर्चा कर रहे हो और खर्चा हो सकता है किसी डेवलपमेंट के काम के लिए यूज हो रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर्टिकल 293 ग्रांट स्टेट लेजिस्लेचर द पावर टू बोरो अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकता है, ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन पर लिमिटेशन लगाता है अगर पहले से लोन चल रहे हो तो। एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है। ये एक्ट ये बोलता है फिजिकल डेफिसिट एट ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब स्टेट कितना पैसा खर्चा कर रहा है, कितना डेफिसिट में है, वो एक परसेंटेज हो, स्पेसिफिक परसेंटेज हो, मे बी 3%, 1%, 2%, उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या बोलती है? फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता है, पैसा बांटने का काम करती है। सेंटर के बीच पैसा बांटती है और स्टेट के बीच पैसा बांटती है, जो भी टैक्स का पैसा आता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? देखो, बजट की अगर हम बात करें, बजट बजट की बात करेंगे अगर हम बजट, तो बजट में दो तरह की अकाउंट आ जाते हैं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट, एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंट में दो तरह के अकाउंट हो जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें खर्चा होगा, और रेवेन्यू रिसीट, जिसमें पैसा आएगा। तो जो भी टैक्स वैक्स का पैसा है वो सब किस में आता है? रेवेन्यू रिसीट में। और जो भी सैलरी वैलरी और डेली खर्चे हैं वो सब किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर यही चीज मीट नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू डेफिसिट होने लगेगा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज, इसके लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम जितना हो, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, उतना अच्छा है। रेवेन्यू रिसीट इंक्लूड टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, इंटरेस्ट। ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जितना कम हो स्टेट्स के लिए उतना अच्छा है। डेट सर्विसिंग, पुराने डेट का इंटरेस्ट चुकाने को बोलते हैं डेट सर्विसिंग। 15% पैसा तो पुराने का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाएगा। पंजाब को 22.8% पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जा रहा है, सोचो, है ना। रिड्यूस प्रोडक्टिव स्पेंडिंग, तो पुराने लोन का अगर इंटरेस्ट चुकाने में चला जा रहा है तो नया वाला पैसा आप कभी यूज कर पाओगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड वोड बनवाना, हॉस्पिटल वगैरह के लिए। Vulnerability to shocks. States running simultaneous revenue deficit and high liabilities have fewer degrees of freedom to respond to global shock, such as West Asia crisis. है ना, वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से पेट्रोल और बाकी अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो स्टेट्स के पास इतना कैपेसिटी रहा नहीं है कि वो उसको एडजस्ट कर पाएंगे। सेंटर पे, सेंट्रल ट्रांसफर पे उनको रिलाई होना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एंड मेंस टॉपिक। और ये रहा आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन। पॉज करो, आंसर बताओ। पॉज करो, कमेंट में आंसर बताओ। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, मिजोरम डिक्लेयर्ड इंसर्जेंसी फ्री। ये बहुत खुशी की बात है कि मिजोरम, जो कि एक सिक्स शेड्यूल स्टेट है, वो इंसर्जेंसी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। दिस इज अ ग्रेट ग्रेट न्यूज। वहां के चीफ मिनिस्टर लाल डुहोमा ने बोला है 43 मेंबर्स ऑफ द एचपीसी, जो कि एक इंसर्जेंसी ग्रुप था, उन्होंने अपने वेपन्स वगैरह को त्याग दिया। ठीक है। और सरेंडर कर दिया। एक अग्रीमेंट साइन हो गया, पीस अग्रीमेंट साइन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड ग्रुप ऑन अप्रैल 14, क्लोजिंग द फाइनल चैप्टर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। एक ग्रुप है जिसका नाम था सेनेट फैक्शन ऑफ द एचपीसी डी, लेट डाउन आर्म्स। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ही इंसर्जेंसी फ्री होने की घोषणा की। तो मिजोरम इंसर्जेंसी फ्री हो चुका है पूरी तरह से। इसके अलावा मेघालय आपको इंसर्जेंसी फ्री दिखेगा, असम भी आपको इंसर्जेंसी फ्री दिखेगा। ठीक है। सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम आपको मणिपुर में और थोड़ा बहुत नागालैंड में देखने के लिए मिल रहा है। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की भी बात हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये तीन स्टेट हैं जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है। धीरे धीरे ऐसा टाइम आते जाएगा जब इंसर्जेंसी सब जगह से खत्म होते जाएगी। सिक्स शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं, रीजनल काउंसिल बनते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट बना था, formed originally as a famine relief front, it transformed into a secessionist group under लाल डेंगा। लाल डेंगा के अंदर ही एक secessionist ग्रुप बन गया। In 1966, MNF declared independence from India, leading to 2 decades of armed conflict. इसके बाद यहाँ पे जो हमारे एनएसए साहब हैं, अजीत डोवाल साहब, वो भी आए थे मिजोरम में। मिजो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिजोरम गवर्नमेंट और एमएनएफ के बीच में। और एमएनएफ मिजोरम को फुल स्टेटहुड दिया गया था। लाल डेंगा ट्रांजिशन टू मेन स्ट्रीम, और लाल डेंगा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। इंडियन सेसेशनिस्ट गोल हो गया। सब ट्राइबल कन्वेंशन चलता रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ऑटोनॉमी का जो प्रॉब्लम था वो एड्रेस हो गया। तो दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन। यू कैन पॉज इट एंड यू कैन जस्ट सॉल्व इट एंड कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ये रहे उनके आंसर्स, और पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। जय हिंद।